मौत मुकम्मल में मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। मौत मुकम्मल में मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। तालियों से जब तक ना भर दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तरफ से जो जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए जैक बोर्ड ने प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के जो जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र है उसका आज हम मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों का मैथ का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए हैं, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देखे तो उसे जरूर देख लेंगे। और जितना भी जैक बोर्ड की तरफ से जितना भी मॉडल प्रश्न पत्र आया है बच्चों, जितना भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है, सबका सॉल्यूशन हमारे इस चैनल मिशन 2 पे करा दिया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं और बारी बारी से सभी का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे, अवश्य करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न का पता चलता है और कई सवाल तो आपके मॉडल प्रश्न पत्र से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे। तो आइए मेरे बच्चे, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 के मैथमेटिक्स का, जी हाँ, मैथमेटिक्स का आज हम आप लोगों को सॉल्यूशन कराएंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही फंटास्टिक तरीके से, बहुत ही धाकड़ तरीके से। तो आइए मेरे बच्चों शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल पे आते हैं। देखिए इसका जो पैटर्न है आप लोगों को हम पहले भी बता चुके कि 1 से लेके 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 31 से लेके 52 तक आपका सब्जेक्टिव सवाल रहने वाला है। तो हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आज हम इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए खंड बी दिया हुआ है और इसमें खंड बी में जो है टोटल जो प्रश्न है आप लोगों का कितना प्रश्न है, 6 प्रश्न है, सॉरी 8 प्रश्न है ना। 31 से लेके 38 तक 8 प्रश्न है जिसमें आपको 6 ही क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। और सभी प्रश्न जो है 2-2 नंबर का दिया गया है। तो आइए खंड बी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर सवाल क्या दिया गया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखो कितना आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6, यहां लिख देंगे और यहां आप 20 लिख देंगे और 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 गुना 3, ठीक है। और 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 हो गया ना। अब इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकलता है, तो इन दोनों में, दोनों गुणनखंड में आपको देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। दोनों गुणनखंड में आपको क्या देखना है मेरे बच्चे, तो दोनों गुणनखंड में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे तो 2 जो है ये आपका कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 2 जो है कॉमन में है तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ कॉमन है नहीं है, अगर एक ही है सिर्फ 2 है तो 2 एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए जो मिल गया उसको एक बार लिख दो, जो नहीं मिला मेरे बच्चे, क्या नहीं मिला, तो 3 नहीं मिला और नीचे आपका 2 नहीं मिला और एक 5 नहीं मिला, है ना। सबको गुना कर देंगे, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना आसान है ना। ऐसे आप लोग जब बना दोगे ना तो आपको 2 नंबर एकदम आसानी से दे देगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आसानी से 2 नंबर इसमें दे देगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का सवाल जो आपका इस पैटर्न पे रहेगा। पहला सवाल 31 नंबर पे 6-20 के जगह में आप लोगों का और दूसरा भी लिख सकता है ना। बोल देगा 12 और 18 का एचसीएफ एलसीएम निकाले, है ना। 12, 15 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकाले। तो इस तरीके से यही पैटर्न पे आप लोग को निकाल देना है। आगे बढ़ते मेरे बच्चे, अगला सवाल जो दिया गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात करें, ठीक है। हाँ क्लियर है। हाँ तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 12, इसको हम लोग लिख देंगे। और हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट लास्ट को। तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट में क्या है एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या है 12, तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए, ठीक है। बीच वाले महाशय क्या है, 7 है। तो हम इसको करेंगे 4x और गुना 3x, 4 तिया 12x स्क्वायर और 4 को 3 को से जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। या जोड़ने पर या घटाने पे, दोनों में किसी टाइप रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 7x को हम लोग कैसे लिखेंगे कि
जो कि -7 आ जाए। ठीक है, 3 और 4 को कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 3x और -4x, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस, 4 3 7x, है ना। माइनस माइनस साइन माइनस करेगा, +12। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे दो दो का पेयर बना देंगे, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। ठीक है, तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन अगर देखें इसमें तो x है आपका, अंदर में क्या बचा है, 2 x था बाबू, तो 1x बच गया। यहाँ x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा होगा, 3 बचा होगा, तो 3 हो गया। माइनस इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, कौन जो है दोनों का टेबल में आता है, तो 4 जो है दोनों का टेबल में आता है, तो 4 कॉमन ले लो, अंदर में x बचा। माइनस अगर कॉमन लिया है बाबू तो माइनस हो जाएगा साइन, यहाँ पर प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। और 4 को कितना पढ़ेंगे, बार आएगा तो 3 बार। देखो 3 कॉमन, यहाँ पे जो 4 कॉमन निकाले तो यहाँ पे 3 बच गया। अब देखना ये चीज है कि क्या हमने जो कॉमन निकाला वो सही निकाला या गलत निकाला। तो देखिए x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे 3x। ठीक है, यहाँ वाला ठीक है। यहाँ देखो 4 को x से गुना करेंगे तो -4x, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और हर हाल में मेरे बच्चे ये ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए, अगर ब्रैकेट वाला बराबर नहीं आए तो गलत बना रहे हो आप। तो x -4 एक जगह लिख देंगे हम, और x -3 हम यहाँ पे लिख देंगे, बीच में एक लाइन देंगे। ठीक है, बीच में हम क्या करेंगे, लाइन देंगे, और x -4 बराबर 0 लिख देंगे, और x -3 बराबर 0 लिख देंगे। तो x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका दो जो सॉरी 3 ना, इसका जो दो शून्यक निकल गया, कितना निकल गया, 4 और 3, इसका दो शून्यक निकल गया। क्लियर है यहाँ तक का? चलो ये 32 नंबर सवाल भी आप लोगों ने क्या किया, बना लिया। आगे बढ़ते मेरे बच्चे, क्या बोला है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है आपको। ठीक है, सूर्य का क्या करना है, एक उन्नयन कोण निकालना है। तो जैसे मान लो कि ये एक तरीके से स्तंभ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इसको हम काला कर देते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या बोला कि जो स्तंभ की लंबाई है, ये मान लो कि ये क्या है, एक स्तंभ है, खड़ा लाइन है ना, स्तंभ है। और स्तंभ की लंबाई जो है, जो लंबाई है स्तंभ की, सॉरी छाया की जो लंबाई है, छाया कौन हो गया, ये वाला छाया हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, स्तंभ हो गया। ठीक है, स्तंभ यानी कि कोई खुट्टा वगैरह है ना, तो ये स्तंभ हो गया और इसका छाया है। ठीक है, इस रूप में एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो छाया है मेरे बच्चे, जो छाया है वो स्तंभ की √3 गुनी है। तो हम स्तंभ को x मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना। तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा अब, तो जो छाया की लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोला कि जो स्तंभ की लंबाई है उसका √3 गुना है, तो इसका √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √3x। अब आपको पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे उन्नयन कोण निकालना है, यानी कि ये इसका कोण का मान निकालना है। तो मेरे बच्चे ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, x आपका लंब हो गया, ये वाला खड़ा वाला, और ये आपका आधार हो गया। और लंब और आधार किस में आता है, ठीक है, लंब और आधार किस में आता है, अच्छा इसका नामकरण कर दे तो लिख दो ऐसा ABC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे, समकोण, जैसा मैं बता रहा हूं बच्चों उसी प्रकार आप लोगों को बनाना है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इन त्रिभुज में अगर देखें तो यहाँ पे लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में आता है ना, और थीटा का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो थीटा लिख देंगे यहाँ पर। और टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है बच्चों, यहाँ पर लंब आपका x है, और आधार कितना है, √3x। यही है ना, देख लो आप लोग, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन थीटा और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। x को x से काट देंगे तो क्या बचेगा, 1/√3। और 1/√3 जो है ये किसका वैल्यू है, टेन कितना का वैल्यू 1/√3 है, तो बोलेंगे सर टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे जो थीटा का मान निकल गया वो कितना निकल गया, क्या बोलते हैं, 30 डिग्री, है ना। तो लिख देंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण, क्या लिख देंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना आसान है ना, देखो ऐसे आप लोगों को बनाना है मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि एपी का पहला पद दे रखा है, एपी का जो पहला पद यानी ए दे रखा है, सार्वंतर डी दे रखा है कितना, 3। अब आपको आठवां पद निकालना है, यानी कि ए 8 का मान निकालना है। तो ए 8 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 7d। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान कितना है, 2, और +7 इंटू डी का मान कितना है, 3 है। तो 2 + 7 या 21, है ना। तो 21 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, तो 23 हो जाएगा। तो 23 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 34 नंबर भी आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है।
तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो एक वृत्ताकार था, ठीक है, एक वृत्ताकार जो है इस तरीके से, और इसकी जो क्या दी गई है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितना दे रखा है बच्चों, तो त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर दे रखा है। और वृत्त को इस वृत्त के तार को मोड़ करके, ये जो जितना लंबाई तार है यहां से लेके यहां तक जितना लंबाई तार है, उसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, वर्ग बना दिया गया है। उसको मोड़ करके एक वर्ग के रूप में बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि भुजा की लंबाई कितना होगा। तो मेरे बच्चे यही तार से ना बनाया गया है, ये जो गोल गोल तार है ये इसी से ना बनाया गया है। तो आप लोगों को पता है कि जो यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी होती है, जो वृत्ताकार की टोटल दूरी होती है, उसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परिधि। तो हम जब परिधि निकाल लेंगे तो ये तार की लंबाई निकल जाएगा, यहाँ पर तार की टोटल लंबाई निकल जाएगा, है ना, यही है ना तार। तो तार की लंबाई हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई, यही है क्या, तार की लंबाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखो, ऐसे लिखो, तार की लंबाई है ना, तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब परिमाप। तो मेरे बच्चे वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना, जहां पे आपका 2 × पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान आपका दे रखा है 28 दे रखा है। तो 7 चौके 28, 4 हो गया, और इसको गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, और 88 को 2 से गुना करें तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 हो गया। जो तार की लंबाई हो गया मेरे बच्चे, यहां से यहां तक की टोटल जो दूरी हो गया वो कितना हो गया, आपका 176 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वर्ग की भुजा निकालना है, वर्ग की भुजा निकालना है। तो ये वर्ग का क्या है, परिमाप आपको, ये जो अगर हम तार को ऐसे बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, वर्ग का परिमाप बनेगा। तो यहां लिखेंगे हम वर्ग की परिमाप, इसी से भुजा निकलेगा बच्चा। ठीक है, वर्ग की परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है ना, जो तार की लंबाई है वही वर्ग का परिमाप है ना। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 176। देखो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इजी बताने के लिए, ठीक है, वरना हम चाहे तो 2 लाइन में इसका खत्म कर देंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, है ना, बराबर 176। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 176/4। तो 4 चौके 16, और 4 चौके 16, और 4 चौके 16, यानी कि a का मान जो हो गया 44 निकल गया मेरे बच्चे। यानी कि जो वर्ग की भुजा निकल गई वो कितना निकल गई, 44 निकल गया। तो ऐसा आप लोगों को निकालना है। ठीक है, देखो बात समझने का प्रयास करो, जो वृत्त है, वृत्त में जितना तार लगा है वही तो उसी से तार से ना वर्ग बनाया गया बाबू, उसी तार से ना। तो जो वृत्त का जो तार की लंबाई जो निकला है वही तो वर्ग का परिमाप निकलेगा, वही तो वर्ग का परिमाप होगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, बना देना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या दिया है कि यदि r जो है 5,6 है ना, और बिंदुओं जो है a और b का मान दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कौन है, तो r है। तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, हाँ ये आप लोग का बन गया एक रेखा, और ये जो रेखा है इसका जो है 2 बिंदुओं दिया गया है, एक a दे रखा है और एक b दे रखा है। a का मान दिया हुआ है 6,5, और b का मान दे रखा है आपका 4,y, है ना। और बिंदु जो बीच में है, जो मध्य बिंदु है R, इसका मान जो दे रखा है 5 और 6। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पे y का मान निकालना है, जो यहाँ y देख रहे हैं ना इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेरे बच्चे, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु कितना है, R है, तो R लिख देंगे। और R का निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ है, 5 और 6। और इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, जब मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, और y का मान निकालना रहा तो y1 + y2/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कि किसको लेके चले, बताओ, x को लेके चले, y को, बोले सर y का मान निकालना तो y वाला लेके चलिए। जी हाँ, तो y वाला लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो r का y का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 ले लेंगे यहाँ पर। और यहाँ y वाले लेके चलते हैं, तो y1 कितना है बाबू, तो y1 आपका 5 है, और y2 कितना है, तो y2 आपका y है बट्टा 2 कर देंगे। और ये 2 जो है इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो
कितना हो जाएगा 6 गुना 2 और बराबर हो जाएगा 5 प्लस वाई, है ना। तो 6 दूनी 12 और ये 5 इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो वाई हो जाएगा। तो 12 में से 5 गया तो 7, यानी कि वाई का जो वैल्यू निकल गया मेरे बच्चे वो कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को निकालना है। अगर x का मान निकालने बोलता तो सिर्फ हम x वाला लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको y का मान निकालने बोल रहा है तो वही उसी को हम लेके चलेंगे। कोई दिक्कत? इसको भी आप लोग नोट कर लो। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इश्क जादे, इश्क जादे। हाँ, देखिए अगला सवाल दिया है मेरे बच्चा कि यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, प्रकाश की ऊंचाई थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा, पर हाइट ऑफ द लाइट, अच्छा लाइट, अच्छा कोई होगा खड़ा खंबा है ना, उसकी जो है ऊंचाई 60 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री है, यहाँ पे कौन दिया हुआ है, चलो ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तथा उस उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, देखिए मान लेते हैं एक स्तंभ है मेरे बच्चा, ये क्या है, एक तरीके से स्तंभ है, और स्तंभ दिया हुआ है, और इसका जो छाया बन रहा है, मान लो कि यहाँ से कोई छाया बनेगा इस तरह, और छाया की लंबाई आपका 20 मीटर दिया हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है, और स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा, ये मान लो कि स्तंभ, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम सी। ए बी क्या है, स्तंभ है, और यहां से एक रेखा ऐसे मिला देंगे हम। आप लोग को पता है जब भी निकालना रहा अगर ऊंचाई या छाया, तो आपको ये रेखा को मिलाना होता है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और जो यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है बच्चों, ये 60 डिग्री दिया है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, प्रकाश की यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, जो स्तंभ की वो चीज दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, छाया की लंबाई दिया हुआ, स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, तो लिखेंगे हम, माना ए बी एक स्तंभ है, ए बी एक स्तंभ है ना, और उन्नयन कोण जो है आपका कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो बीसी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बीसी जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उन्नयन कोण जो दिया हुआ है, कोण उन्नयन कोण जो दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, अब हम लोग को किसका मान निकालना है, एबी का मान, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो यहाँ पे लंब और आधार लेके चलना है, आधार दिया हुआ लंब निकालना है हमें, तो लंब और आधार किस में आता है बाबू, तो 10 में आता है, डिग्री का मान कितना है, तो 60 डिग्री है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है, ए बी, और आधार कितना है, बीसी है, 10 60 का मान कितना होता है बाबू, तो अंडर रूट 3 होता है। ए बी का मान कितना है, नहीं दिया है सर, तो ए बी की जगह में ए बी लिख दो, बीसी का मान कितना है, 20 दिया हुआ है। अब इसके नीचे हम 1 देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी, और 20 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो 20 अंडर रूट 3, यानी स्तंभ की जो ऊंचाई निकल गया मेरे बच्चे, वो कितना निकल गया, 20 अंडर रूट 3 निकल गया, ठीक है, 20 अंडर रूट 3 मीटर। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, कितना आसान है ना, ऐसे आप लोग को नंबर उठाना है मेरे बच्चे। अगला सवाल देखते हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन है मैथ में तो बहुत इजी इजी सवाल पूछा है, बस जो साइंस में जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा है ना, एकदम थोड़ा सा उठपटांगे क्वेश्चन पूछ दिया, लगता है कोई साइंटिस्ट बैठा होगा क्वेश्चन को छापने के लिए। पिछले बार तो हर साल तो इतिहासकार बैठा हुआ रहता था जो कि उठपटांग क्वेश्चन पूछता था, इस बार लगता है साइंटिस्ट पूछा गया, एकदम पूरा घुमा घुमा पूछ दिया है। अरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन अगर सेट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन को ही घुमा दिया जाता है, अरे भाई उसमें कुछ क्वेश्चन इजी लेवल रखो, उसके बाद हार्ड लेवल रखो, उसके बाद मीडियम लेवल रखो, ऐसे सेट किया जाता है। अब ऐसा ऐसा सवाल मतलब क्या बोले, ठीक है, कुछ सवाल तो बुक से मतलब कि डायरेक्ट पूछा जाए, तो डायरेक्ट सवाल ही नहीं, एकदम घुमा घुमा पूछा एकदम। चलो तो देखते हैं अगला सवाल हम लोग। खैर मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में आसान आसान है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया गया है और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, घन जो है हम मान लेते हैं, घन बना लेते हैं यहाँ पे। अरे यार इसका ना कलरवे दूसरा रखना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, घन हो गया। और घन का जो है विकर्ण दिया हुआ है 6 अंडर रूट 3, है ना, तो लिखेंगे हम यहाँ पे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 6 अंडर रूट 3, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3a, ठीक है, बराबर 6 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कट जाएगा, तो a बराबर 6 निकल गया, है ना, मतलब कि यहाँ पे घन की भुजा निकल गया। अब जब घन का भुजा निकल गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू ए का मान कितना है? 6, और स्क्वायर है तो 6 गुना 6 लिख दो। तो 6 छक 36, 36 छक 216, तो 216 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर में आंसर आएगा, और जब आयतन पूछेगा तो आपका क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लो। कोई दिक्कत यहां तक का? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अब देखिए यहां से सेक्शन सी स्टार्ट होता है मेरे बच्चे, और सेक्शन सी जो है आप लोगों का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक का क्वेश्चन है, जो कि 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मात्र का मात्र 6 ही क्वेश्चन को बनाना है। और 6 क्वेश्चन को बनाने पर आपको 3-3 नंबर दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का, जिसमें से टोटल 18 नंबर होगा। तो 8 में से आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 6 ही क्वेश्चन बनाना। तो अभी हमने जो पीछे वाले जो सेक्शन बी में जो बनाया, उसमें 8 का 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, आपको उसमें 6 ही बनाना था। चलो आगे बढ़ते हम लोग। सिद्ध करें कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट जो है इरेशनल नंबर है। कैसे करोगे मेरे बच्चे? देखो, और इस तरीके का सवाल 100% एक रहने वाला है। ठीक है, चाहे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करने बोल देगा, या अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करने बोल देगा, या फिर 3 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करने बोल देगा। तो ऐसे करके आप लोगों को बोलेगा, और सब का एक ही जैसा बनेगा। ठीक है, अभी हम जैसे बताते हैं वैसे पैटर्न पे आप लोग को बनाना। क्या बोला? सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो जब भी इस तरीके का अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोलेगा तो आपको क्या मान लेना है? लिख लेंगे हम, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। हम उल्टा मान लेंगे इसमें। क्या करेंगे? माना अंडर रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लेंगे। और जब परिमेय संख्या होता है मेरे बच्चे, तो उसका मतलब क्या होता है? जो परिमेय संख्या होता है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 बराबर p बटा q ना। परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं। जहां जहां अगर देखें p और q जो है, p तथा q है, ये सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य का मतलब क्या हुआ कि p और q का जो एचसीएफ आएगा ऑलवेज का ऑलवेज 1 आएगा। जी हाँ, p और q का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। सहभाज्य का मतलब यही होता है। अब क्या करेंगे हम इसमें कि इसके नीचे हम क्या करेंगे? 1 दे देंगे, है ना। इसके नीचे हम क्या करेंगे? 1 देंगे और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? p 1 जा p, और बराबर 2 अंडर रूट 2 को q से गुना करेंगे तो अंडर रूट 2 q। अब इस तरीके से आ जाएगा, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो p का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट 2 q का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? इधर p स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2, और यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें मेरे बच्चे, p स्क्वायर है, और ये q स्क्वायर अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो p स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 2 को ले आओ। ठीक है, मान लो ये 2 को उठा के इधर ले आओ, तो जो p स्क्वायर से जो होगा 2 क्या होगा? विभाजित होगा, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसलिए p स्क्वायर अंडर सॉरी 2 से क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। ठीक है, अब जब p स्क्वायर जब विभाजित होगा तो p भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। लिखेंगे इसलिए p भी जो होगा 2 से विभाजित होगा। तो जिस प्रकार हम लोग p से यहाँ पे विभाजित किए, उसी प्रकार अभी हम लोग q से भी विभाजित करेंगे मेरे बच्चे। चलिए यहाँ पे हम लाइन देते हैं और ये साइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन दे देते हैं, काला कलर। ठीक है, अच्छा यहाँ से तो मेरे से छुप जाएगा ना, तो हम सबसे पहले हो जाते हैं, हट जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे बच्चे? यहाँ पर सेम का सेम हम क्या करेंगे? एक बार फिर से पुनः लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पुनः क्या लेंगे कि जो p बराबर हम एक 2k मान लो या p मान लो, इस टाइप से हम लोग मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, हम क्या कर लेंगे? लिखेंगे पुनः p बराबर हम कुछ और मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे
मान लेते हैं, 2 था ना, तो 2k मान लेते हैं, है ना, मेरा k से कैफ नाम है, आप p मानना है तो p मान लेना, ठीक है, s मानना है तो s मान लो, r मानना है r मान लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसमें भी वर्क करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे ना, इस प्रकार यहाँ पे करेंगे, तो हम थोड़ा सा जगह बचाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2k का स्क्वायर, है ना, तो पी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें मेरे बच्चे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे तो जो पी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, पी स्क्वायर जो है यहाँ पे हम 2q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, पी स्क्वायर के जगह में हम टू टू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा ना, जो पी स्क्वायर जो हो जाएगा, पी स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी क्यू था ना जी, यहाँ पर हम क्यू पी लिख दे रहे हैं जी, इसीलिए कंफ्यूज है यहाँ, रुकिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पी तो हम लोग लेके चले थे ना, अगर हम क्यू लेके चलेंगे यहाँ पर ना, क्यू बराबर हम बोले ना अभी क्यू को लेके चलना है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सही जा रहे हैं ना हम लोग। 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2k लिख दिए और 2 दूनी 4 हो गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है यहाँ पर, क्यू स्क्वायर है यहाँ पर जो, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर रहे हैं हम लोग जी। क्यू स्क्वायर, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर भी जो होगा ये भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है, जो क्यू स्क्वायर होगा ये भी आपका 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, होगा, ठीक है, ये क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब जब इस तरीके से आप लोग लिख देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि P से विभाजित हो रहा है और Q से विभाजित हो रहा है, जो P है और Q दोनों से विभाजित हो रहा है, लिखेंगे P व Q 2 से विभाजित है, अरे भैया रुको ना एक मिनट, विभाजित है ना, तो और इसका जो HCF हो जाएगा और इसका HCF जो हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो P और Q जब दो से दोनों विभाजित है तो यहाँ पे HCF इसका 1 नहीं होगा, है ना। तो हम लोग जो माने मेरे बच्चे की जो √2 जो परिमेय संख्या है ये गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है ना, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √2 जो है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, ये बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर √2 के जगह में √3 आ गया, √5 आ गया, तो भी आप लोग कोई टेंशन नहीं लेना है, वहां पे बस मान को आपको क्या करना है, पुट करना है और ले लेना है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट कहाँ चले गए हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया यहाँ पर, ये रहा, 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 बराबर 10, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखो कितना आसान सवाल पूछा है, इतना लॉलीपॉप सवाल, क्या बोला, 2 कोसेक 30 का स्क्वायर, है ना, 2 कोसेक 30, तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 का कर देंगे हम स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर था, प्लस एक्स इंटू साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है बाबू, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, बराबर में 10 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर प्लस इधर आ जाओ, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 बचेगा, होगा कि नहीं होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ओनली 3 होगा, है ना, ऐसे लिख दो, x इंटू और
अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और बराबर में यहाँ पे लिख दो 10। फिर लिखेंगे यहाँ पर 8 प्लस एक्स को 3 से गुना करें 3x, और बटा में 4, और बराबर में 10। ठीक है, ये 8 जो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3x बटा 4 बराबर 10 माइनस 8, तो 3x बटा 4 हो जाएगा, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा। और 3x बराबर 4 जो है इंटू डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ लाइन दो, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8, और ये 3 जो है इंटू में इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 8/3 निकल गया इसका सही उत्तर। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या है, क्या एपी समांतर श्रेणी का एक पद 100 - 150 है, क्यों, हल करें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या 11 8 5 2 डैश 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 होते होते 150 आता है। क्या इसका कोई पद में 150 आता है, -150? अगर आता है तो क्यों आता है, कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपका ए दे रखा है कितना, 11। ठीक है, ए जो है आपका 11 दे रखा है। अच्छा, हम थोड़ा इसको ब्लू कलर में बनाते हैं। ए जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। और आपका डी जो है कितना दिया हुआ है, तो 8 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। और ए एन आपका यहाँ दे रखा है, अभी आपको मान के लेके चलना है ए एन 150। ठीक है, अब अगर इसका कोई पद में एन का मान कोई धनात्मक नंबर आ जाता है, या फिर नंबर में आ जाता है, रियल नंबर, ये पॉइंट में नहीं आता है। ठीक है, अगर वो नंबर में आ जाता है, ये क्या बोलते हैं उसको जी, प्रकृत संख्या में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ 150 पद है। अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + n - 1 × d, यही होता है फॉर्मूला। लगा देंगे बराबर, यहाँ लिख देंगे -150। तो ए का मान कितना है बच्चा, तो ए का मान 11 है, प्लस एन का मान कितना है, नहीं सर नहीं पता, n - 1 कर देंगे। और डी का मान कितना है बाबू, तो डी का मान जो आपका दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा मोटा कर ले क्या, डी का मान कितना दे रखा है, तो -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 बराबर -150। तो 11 हो जाएगा यहाँ पर। 11 जो है ना, इधर प्लस में ना, इधर आके हम माइनस में हो जाएगा। चलो इधर माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे, -150, और 11 हम क्या करते हैं, माइनस में ले आते हैं। अब देखो, -3 को n से गुना करेंगे तो -3n, और -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा -3 और +3, और बराबर माइनस माइनस प्लस, 150 और 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 161 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे 3n बचा, -3n, और ये प्लस में 3 इधर आके आपका माइनस में 3 हो जाएगा, तो -161, और ये प्लस में 3 इधर आकर माइनस में 3 आ जाएगा, तो -3n बराबर, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 164 माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 164/3, है ना। n बराबर क्या हो जाएगा, 164/3, और इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं 164/3 को, है ना, 164/3 को, तो देखते हैं क्या कोई नंबर आता है। ठीक है, तो 3 अगर डिवाइड करते हो, 3 बचे 15, एक बचा, 3 चौके 12 पॉइंट, 3 6 18, अरे नहीं आ रहा है, यानी 54.6 आ जा रहा है। अब बताओ कोई भी नंबर, कोई भी पद पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा, तो बोलेंगे कि नहीं, है ना। एक -150 जो है एपी, यह एपी का है ना, -150 यह एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ठीक है, बस इतना आप लोगों को क्या करना है, लिख देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ गया मेरे बच्चे। ये अगर आता 54वां पद में, 55वां पद में, 6वां पद में, जैसे मान लो कि 4 को व्यक्ति बैठा दिए, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, बोलेंगे पहला स्थान पर है, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, ये चौथा स्थान पे। ऐसा नहीं बोलेंगे ये 3.5वां स्थान पर है, ये 4.5वां स्थान पर, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे 54वां है लगभग, तो कोई 54वां नंबर पे तो खड़े होगा, कोई ना कोई नंबरिंग पर होगा ना, तो ये गलत है मेरे बच्चा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि -150 जो है एपी का कोई पद नहीं है, ये आप लोग को लिख देना है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसलिए कि यहाँ क्या आया, पॉइंट में आया है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, क्या हो जाती है, निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि जो वो गेंद होगा लाल होगा।
ठीक है, वो जो गेंद होगा लाल होगा, ये आपका प्रायिकता निकालना है। तो हम लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फिर लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितना दिया बच्चा, तो 5 दिया हुआ है। लेकिन कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब आपको प्रायिकता किसका निकालना हो रहा है, लाल गेंद का। लिखेंगे प्रायिकता ऑफ लाल गेंद, प्रायिकता ऑफ लाल गेंद। तो लाल गेंदों के अनुकूल परिणामों की कितना बच्चों, लाल गेंदों की संख्या कितना है, 3 है, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, तो कुल गेंदों की संख्या 8 है। तो 3/8 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका 42 नंबर का। ठीक है, अब काला गेंद का बोलता तो कितना हो जाता, काला गेंद कितना होता, 5, 5/8 इसका उत्तर हो जाता। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। क्या दिया हुआ है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दे रखा है और एक्स वाई का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो ये जो बना हुआ है ना, इसी में हम बना देते हैं आगे, इसी में हम क्या कर देते हैं, आगे बना देते हैं। देखो ये आपका वर्ग अंतराल है, ये फ्रीक्वेंसी है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक CI निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे बच्चा, तो इसमें आपको CI निकालना पड़ेगा, यानी कि संचयी बारंबारता आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, यानी कि CF जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो आवृत्ति होता है, जो बारंबारता होता है, वो पहला पद को पहला पद सेम का सेम लिख दो। दूसरा पद कैसे होगा, तो 5 और x को जोड़ देंगे तो 5 + x हो जाएगा। देखो अगर नंबर रहता तो जुड़ जाता, लेकिन नंबर नहीं ना, x ना है, इसलिए लिख देंगे 5 + x। और उसके बाद फिर 5 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 + x हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे चैप्टर माध्यक, जब पढ़ा रहे थे तो ये वाला क्वेश्चन बताए थे कि नहीं बताए थे, बोले हाँ सर बताए थे गुरुजी, है ना। एप्लीकेशन में क्लास लिए थे कि नहीं लिए थे, बोले हाँ गुरुजी लिए थे। जो बच्चा एप्लीकेशन में पढ़ा था वो तो बहुत अच्छे से बना लेगा इसको। अब देखो फिर क्या है, 25 + x को 15 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 40 + x को y से जोड़ेंगे तो भाई y तो अलग जात का है, तो ये भी नहीं जुटेगा, तो लिखेंगे 40 + x + y हो जाएगा। उसके बाद 40 + x वाले y को जोड़ेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, तो ये नंबर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका टोटल जो n दिया हुआ मेरे बच्चा, वो कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी का जो n जो होता है और जो 45 + x + y होता है, ये दोनों जो होगा बराबर होगा, है ना। जब भी आप संचयी बारंबारता निकालते होंगे तो इसका जितना यहाँ लास्ट जो टर्म आता होगा, ये टोटल बारंबारता का योगफल के बराबर आता होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि 45 + x + y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म बराबर है ना, ये दोनों टर्म जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + y बराबर 60 - 45 हो जाएगा, और x + y बराबर 60 में 45 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लो, और इसी से अभी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अरे भैया ऊपर करना पड़ेगा, इसको कैसे होगा, अच्छा रुको, इसको उठा के नहीं करना था। हो गया ना, अरे चलो, हाँ अब ये हो गया। अब आप लोग को यहाँ पे माध्यक दिया हुआ था और आपको x और y का मान को फाइंड करना है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है बाबू, माध्यक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बोले गुरु जी माध्यक का जो सूत्र होता है ना, वो होता है L + n/2, है ना, यही ना होता है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे माध्यक का सूत्र, लिखेंगे माध्यक = अलग के पेन से बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माध्यक = क्या होता है, L + n/2 - CF/F और इंटू H, है ना। जहां पे L कितना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं L का मान कितना हो जाएगा। देखिए L का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बारंबारता वर्ग को ढूंढना पड़ेगा। तो बारंबारता वर्ग ढूंढने के लिए कैसे निकालेंगे, तो n का आधा करेंगे। तो n कितना है बच्चों, n जो है आपका 60 दिया हुआ है, और 60 का आधा कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 60 का जो आधा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा
n/2 निकालना पड़ेगा। तो 60 का आधा करने के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और आपको अब देखना है कि संचयी बारंबारता में 30 वाला जो है कहां पे ले कर रहा है, ठीक है। तो 30 जो है आपको देखेंगे 5 है, तो ये तो छोटा है भाई, 25 है, ये भी छोटा है, 40 से ज्यादा बड़ा है। तो आपको क्या करना है, 30 से छोटा वाला लेके चलना है। तो 30 से छोटा क्या आ जाएगा, 25 प्लस x वाला वर्ग हो जाएगा। तो ये वाला जो हो जाएगा बारंबारता वर्ग हो जाएगा। ये जो वर्ग देख रहे हैं आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता वर्ग। तो यहाँ पे जो बारंबारता वर्ग का जो निम्न सोमा होता है वो l होता है। तो यहाँ पे l का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, l का मान जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। और फिर f भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो f कितना हो जाएगा, जो बारंबारता वर्ग के फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होता है वो आपका f हो जाएगा। तो ये आपका 20 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपको CF चाहिए, तो CF कौन सा हो जाएगा, तो बारंबारता वर्ग के ठीक ऊपरी वाली सीमा, ठीक है। बारंबारता वर्ग के लाइन में अगर देखें, ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता आपको देखना है। तो बारंबारता वर्ग ये हो गया, और उसके ऊपर वाला कितना हो गया, 5 + x हो गया। तो लिखेंगे CF जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 5 + x। और क्या चाहिए बच्चा, तो और जो यहाँ पे चाहिए आप लोग को h चाहिए ना, एक h चाहिए। तो h कैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो h जो निकलेगा आप लोगों का देखना है कि जो बारंबारता वर्ग में है उसका दोनों का डिफरेंस 10 और 20 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हम लोगों को जितना चाहिए वो लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। माध्यक कितना दिया बच्चा, तो माध्यक जो है 28.5 दिया हुआ, 5 लिख देंगे। और l कितना दिया हुआ है, तो l 20 दिया हुआ है, 20 लिख देंगे। n/2 कितना है, तो आपका 30 दिया हुआ है, 30 लिख देंगे। माइनस CF कितना दिया है, तो CF जो आपका दे रखा है यहाँ पर, हाँ CF जो है आपका यहाँ पर दे रखा है, कितना दिया जी, 5 + x। तो लिखेंगे 5 + x लिख देंगे। और बटा में आपका f हो जाएगा, f कितना है, 20 है, इंटू h कितना मान है, h का मान जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ कितना निकाले थे जी, h का मान, अरे यहाँ h का जगह हम h ही लिख दिए, बताओ। h का मान कितना हो जाएगा, डिफरेंस देखो ना कितना का है, क्लास इंटरवल कितना का है डिफरेंस, 10-10 का है, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 10। अब ये हो गया हमारा 28.5 बराबर, इसको काम करो यहाँ 20-30 कितना हो जाएगा बाबू, 50 हो जाएगा। 20 और 30, अच्छा एक काम करना है यहाँ पे, 5 + x जो है ना माइनस में है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखना वरना गलती कर जाओगे यही चीज को देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब 20-30 कितना हो गया, 50 हो गया। सही जा रहे हैं ना हम लोग, अच्छा 1 मिनट, गलत जा रहे हैं, इसलिए गलत जा रहे हैं यहाँ पर, ये तो इसके लिए है ना बाबू, 20 प्लस ना होगा यहाँ पर, 20 प्लस ये दोनों के लिए ना, हाँ। अब यहाँ पे देखो 20 प्लस लिख देंगे। अच्छा 20 को ले आ जाओ ना इधर, 20 को जो है आप इधर ले आ जाओ, 20 के जो है 28.5 के इधर ले आ जाओ। तो ये 28.5 हो गया इधर, और ये माइनस में 20 हो गया, बराबर में लिखेंगे यहाँ पे 30, और ये माइनस से दोनों गुना हो जाएगा तो -5, और ये माइनस से x गुना होगा तो -x, है ना। और बटा में आपका 20 हो जाएगा। अगर इसको काटना चाहे तो यहीं से काट दो, 10 दूनी 20, तो नीचे क्या बचा बच्चा, 2 बचा, ठीक है, काट दो यहाँ पर। अब 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8.5, बराबर कर देंगे। अब 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 बचेगा, 25 - x। और ये 2 जो है इधर इनटू में है, सॉरी डिवाइड में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। चलो आगे वाला लाइन में करते हैं यहाँ पे काम हम लोग। अब देखो ये 2 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो 8.5 × 2 और बराबर यहाँ पे आपका हो गया 25 - x। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा, 17। और ये 25 जो है प्लस में इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, बराबर -x। तो 25 में से 17 घटाओ तो 3 और 5 8 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -x। माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो x का मान कितना हो गया, 8 निकल गया। अब आप लोग को x का मान तो निकल गया, अब y का मान निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, तो x + y बराबर 15 है। तो x का मान यहाँ 8 लिख दो, और अभी y का मान निकाल देंगे हम लोग। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 8 घटा दो। तो 15 में से 8 को जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 बचेगा। यानी कि x का मान आपका 8 निकल गया, और y का मान जो है आपका 7 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया मेरे बच्चे, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके का सवाल आप लोग को एग्जाम में आएगा, ठीक है। यानी कि जो लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या को आप लोगों को निकालना होगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे क्या, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूं, बोलो बच्चा, ठीक है, समझ लो फिर से एक बार इसको।
यदि दिए गए नीचे बारंबारता जो है माध्यक दे रखा है तो माध्यक की जगह में आप लोग का रहेगा और एक्स और वाई को मान को आप लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या बोले, जो पहला वर्ड है पहले लिख देना, उसके बाद जोड़ते जाना। तो एक्स जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा, फिर 5 + x को 20 से जोड़ेंगे तो 25 + x हो जाएगा, 25 + x को 15 जोड़ेंगे तो 40 + x हो जाएगा। ऐसे करके जोड़ करके आपको लास्ट वाला पद को लिख देना है। उसके बाद इससे समीकरण निकाल देना है। क्यों? क्योंकि 60 और 45 + x + y जो है इसके बराबर में आपका जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका समीकरण 1 निकल जाएगा। जब 1 निकल जाएगा समीकरण, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, माध्यक वाले फॉर्मूला में बैठा करके x का मान को फाइंड करना है। x का मान निकालने के बाद फिर आप y का मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कोई एक बिंदु होगा, ठीक है, इस बिंदु से जो है पाद बिंदु तक जो है 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। इसका जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये मान लो कि मीनार की ऊंचाई है, तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। तो जब ए बी एक मीनार है मेरा बच्चा, ठीक है, ए बी जब एक मीनार है, तो यहाँ पे आपका उन्नयन कोण भी दे रखा है और आपका बीसी का मान भी दे रखा है। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि आप लोगों को आधार और लंब लेना है, और आधार लंब किस में होता है, तो टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री, 30 लिख देंगे। और टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी है, और आधार कितना है, बीसी है ना। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 लगा देंगे। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान सर नहीं दिया हुआ है, तो ए बी की जगह में ए बी लिख दो। बीसी का मान आपका 30 दिया हुआ है, 30 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए बी √3 और बराबर में हो जाएगा 30 को 1 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। गुना में है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 30/√3, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके से आए तो किसी भी तरीके से आपको हर में अगर ये सॉरी अंडर रूट में है तो उसको हटाना है, हर का परिमेयकरण करके। तो हम इसका क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30/√3। हर का परिमेयकरण में क्या होता है कि हर को ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देना है। तो हर कितना है, √3, तो ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे। तो 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30/√3, और √3 गुना करेंगे तो ओनली 3। 3 से काटेंगे तो 10 3 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, यानी ए बी का जो मान निकल जाएगा, मीनार की जो ऊंचाई निकल जाएगा 10/√3 इसका सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। मीटर है तो मीटर में इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आप लोग इतना लिख करके छोड़ मत देना। ठीक है, अगर नीचे अगर अंडर रूट में आ रहा है तो उसको क्या करना, हर का परिमेयकरण कर देना। ठीक है, तब आप लोग का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, एकदम बहुत ही आसान है मेरे बच्चा। ठीक है, बहुत 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 ही आसान है। चलिए, सबसे पहले जो आपका क्या बोला गया है यहाँ पर, कि एक घना आकार क्या है, ब्लॉक दिया हुआ है। ये क्या है, घनाकार एक ब्लॉक है, और इस तरीके से क्या है, घन है ये। और घन पर ही क्या बना गया है बच्चा, घन पर ही क्या बोला कि एक घनाकार ब्लॉक पर अर्धगोला अर्धयोरोपित है, अर्धगोला अर्धयोरोपित है ऐसा। ठीक है, अर्धगोला होगा ऐसा। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लेना इसको। अर्धगोला अर्धयोरोपित है, और इस पे क्या बोला गया कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो घन का भुजा अगर 7 सेंटीमीटर है बच्चा, ठीक है, कि घन का जो भुजा है 7 सेंटीमीटर है, तो आपका इसका व्यास भी तो 7 ही सेंटीमीटर होगा ना। इसका व्यास भी जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घन की भुजा, घन की जो भुजा है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, है ना। ए का मान आपका दे रखा है। अब जब घन की भुजा आपका 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या बोला, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, इसका भी व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा।
और त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को क्या बोला कि इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये पूरा पूरी, और उसमें ऊपर क्या है, अर्धगोला भी अर्धरोपित है, तो हम अर्धगोले को भी जोड़ देंगे। लेकिन अर्धगोले जहां पे रखा गया वहां पे तो वो खाली जगह तो बच रहा होगा घन का, तो वो वाले भाग को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना ना, जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, तो CSA बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और इसका भी घन का भी CSA हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। घन का CSA यानी कि घन का कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व नहीं होगा जी, यहाँ टोटल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया को ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को लेंगे अर्धगोले का, और इसमें हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ये जो ढका हुआ भाग का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, लिखेंगे ढके भाग का क्षेत्रफल, ढके भाग का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे घन का जो TSA है, घन का TSA कितना होता है, 6a², तो 6a² लिख देंगे, प्लस अर्धगोले का CSA क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr² होता है, तो लिखेंगे 2πr², माइनस ढके हुए भाग, ढका कितना भाग को है, तो ये वृत्त भाग को ढका हुआ है, तो उसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब देखिए यहाँ पे 6a² हो गया, प्लस 2πr² में से 1πr² घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1πr² बचेगा। अब हम लोग मान को पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। 6 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान आपका 7 है, तो 7 गुना 7 लिख देंगे, क्योंकि a² है, प्लस पाई का मान 22/7 हो जाएगा बाबू, और r का मान कितना है, तो 7/2, और इंटू में 7 हम 2 लिख देंगे। जो कटने वाला काटो, 2 से 2 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया ये, और यहाँ पे हम अगर गुना करते हैं 6 7 7 को, तो कितना हो जाता है, 294 हो जाता है, और प्लस इधर 11 को 7 से गुना करेंगे 77/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 77/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 294, प्लस 77/2 को हम डिवाइड करते 77 को 2 से, तो कितना हो जाएगा 38.5, यही ना होगा जी, 2 तिया 6, एक बच्चा 2 8 16, हाँ ठीक है 38.5। अब 294 में हम 38.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 332.5, और ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो बोले हाँ सर, तो सेंटीमीटर² इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, और उसमें से जहां पे ढका हुआ भाग है घन का, उसको हम घटा देंगे। तो ढका कितना है, वृत्त, वृत्त का रूप में ढका हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे और आंसर ले आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है कि यदि बिंदु 1 2 और 4 y और x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज का बात किया जा रहा है, यहां हम बना देते हैं इस तरीके से समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के क्या है, दो विकर्ण दिए गए हैं, एक ये हो गया, एक विकर्ण, और दूसरा विकर्ण ये हो गया, है ना, दूसरा विकर्ण ये हो गया। और आप लोग को पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। अब इसका शीर्ष क्या क्या दिया है, तो 1,2 दिया हुआ है, और दूसरा शीर्ष क्या है आपका 4 और y दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सबसे नाम पहले दे देते भैया, नाम दे देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ए का निर्देशांक जो है आपका कितना दिया हुआ, 1,2, और बी का निर्देशांक है आपका 4,y, है ना, लाइन से ही लिखना पड़ेगा आपको, क्रम क्रम में लेने पर, है ना। उसके बाद है x,6, और डी का मान आपका हो जाएगा 3,5, है ना। और आप लोग को पता है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि जो ए और सी से तक जितना दूरी है उसको दो बराबर भागों में बांटता है, और जितना
जितना डी से बी तक की दूरी है उसको दो बराबर भाग में यहाँ पे बांटता है। तो जो जो बिंदु है मेरे बच्चे, जो बिंदु है ये दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, यानी कि AC का आधा और BD का आधा जो बिंदु का बात होगा वो उसका कॉमन होगा, जो दोनों में होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, अरे भैया रुको, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो जब समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों बराबर हो। तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु अगर निकालना चाहे मेरे बच्चे तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु खंड निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y का मान निकालना रहा तो y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। इसके बाद बराबर में इधर दे देंगे। BD का अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो यही होगा x1 प्लस x2 बटा 2, और y का निकालें तो y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। तो अब देखिए AC में आपको देखना है x1 प्लस y1, तो ये आपका हो गया x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। चलो इस दोनों में हम लोग इधर का काम करते हैं। तो x1 प्लस x2, x1 कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस x2 कितना है, तो x2 आपका x2 की जगह में x है तो x लिख देंगे, बट्टा में हम लिख दो 2, बट्टा में क्या लिख दो 2, कॉमा y1 y1 कितना है बच्चा, तो y1 आपका 2 दिया हुआ है, और प्लस y2 कितना है, y2 आपका 6 है, बट्टा 2 कर देंगे, बराबर दे दो इधर। अब इसमें देखो BD वाले में देखो, तो BD में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये x1 ये y1 मान लो, ये आपका x2 ये y2, तो यहाँ पे x1 कितना है बच्चा, तो x1 इसमें आपका 3 हो जाएगा, और x2 कितना है, तो x2 आपका 4 है, बट्टा 2 कर दो, कॉमा। अब इसमें y वाला में देखो तो y आपका 5 है, और y2 कितना है, तो y2 की जगह में y है, बटा में 2 कर दो। अब आप लोग को पता है कि x वाला निर्देशांक जो होगा दोनों बराबर होगा, और y वाला निर्देशांक क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख देंगे x वाला को, ये वाला x वाला पार्ट है, ये भी x वाला है, तो x वाला को एक साइड लिख देंगे। अच्छा इसको एक लाइन और बढ़ा दो, लिखेंगे सॉरी 1 प्लस x बाय 2, और कॉमा 4 2 6 बटा 2, और बराबर इधर 4 3 7 बटा 2, कॉमा 5 प्लस y नहीं जुटेगा तो ये लिख देंगे, और x को एक जगह लिख दो, तो 1 प्लस x बटा 2, और बराबर हो जाएगा क्या, 7 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। y वाला y के साथ बराबर होगा, इधर लाइन दे दो 6 बटा 2, या फिर 5 प्लस y, है ना, 5 प्लस y बटा 2, और बराबर में 6 बटा 2, ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, x और x बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, और y वाला के साथ बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का निर्देशांक एक ही है ना। अब देखो यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि इनटू में इधर जाके डिवाइड में इधर जाके इनटू में जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, x और 7, और ये 1 जो था इधर आके माइनस में हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। इधर आ जाओ, तो 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बराबर ये 6 तब 6 लिख दिए, और 5 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 1 हो गया। तो x बराबर 6 और y बराबर 1 हो गया, x बराबर 6 और y, अच्छा सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, रुको 1 मिनट, यहाँ पे 6 थोड़े होगा जी, यहाँ 8 ना होगा, 6 2 8 बटा 2, ठीक है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। ठीक है, हाँ, तो x का मान 6 और y का मान 3 निकल गया यहाँ पर। ठीक है, जो निर्देशांक जो मध्य बिंदु का है ये आपका क्या हो गया, आपका x का मान 6 और y का मान आपका 3 हो गया, यानी कि जहां जहां छूटा हुआ था ना, कहाँ था जी x, ये इसका मान आपका 6 हो गया, और ये y का मान आपका 3 हो गया। चलिए ऐसे आप लोगों को 46 नंबर बना देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से आपका खंड डी स्टार्ट होता है मेरा बच्चा, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 5-5 नंबर का। कितना टाइम हो गया जी, अच्छा कोई बात नहीं, 5 नंबर इसका भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे टोटल जो है आपका 47 48 49 50 51 52 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मात्र का मात्र 4 ही क्वेश्चन को बनाना है। आइए देखते हैं
क्या बोला कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, शंकु सम्मिलित है। और और क्या बोला कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है, इस प्रकार डाल दिया जाता है कि क्या होता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो चित्र पहले बना देता है बच्चे, चित्र कैसे है आप लोगों को, एक सबसे पहले बेलन बनाते हैं हम लोग। अरे यार कैसे निकलेगा, चलो इसी से बना, नहीं छोड़ो, बेलन का यहाँ पे साइज ही नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं हम अपने से बना देते हैं। लिखे जो खत तुझे, जो तुझे जो, ये हो गया, यहां से हम इसको मिला देंगे, ये क्या बन गया, बेलन बन गया। ठीक है, और बेलन में ही क्या बोला, बेलन के अंदर एक ठोस है, और ठोस जो है किस आकार का है, तो ठोस जो है बोला अर्ध गोले पर अर्धरोपित है, शंकु जो है अर्ध गोले पर अर्धरोपित है, यानी कि एक अर्ध गोला है, हम बना देते हैं यहीं पर ना, इस तरीके से कोई अर्ध गोला होगा। अरे यार अच्छा से तो बन जा। और इसी अर्ध गोले पे क्या है, एक शंकु अर्धरोपित है, इस तरीके से क्या है, एक शंकु अर्धरोपित है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया गया है समझिएगा। सबसे पहले बेलन का जो त्रिज्या दिया गया है वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो ऊंचाई दिया है इसका 180 सेंटीमीटर। देखिए बेलन की त्रिज्या जो है आपका 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 मीटर। और उसके बाद अर्धगोले की जो त्रिज्या दी गई है यहाँ पर, जो ठोस में अर्धगोले की जो त्रिज्या दिया गया है कितना, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें जो शंकु है मेरे बच्चे, जो इसमें शंकु है, इसमें 120 ऊंचा दिया हुआ है ऊंचाई, और 60 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया हुआ है। अब बोला है कि इस बेलन में इस ठोस को डाला जाता है, और डालने पर, इसको डालने पर इसमें जो भरे जो आयतन जो है, मतलब अगर इसको हम डाल देते हैं तो इसमें जो पानी जो बचता है, जो पानी बचा हुआ है उसका शेष आयतन आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस बेलन का टोटल आयतन में से हम क्या करेंगे, ठोस का आयतन को घटा देंगे। क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से इस ठोस वाले आयतन को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, जो शेष जो पानी है उसका आयतन निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर कि बेलनाकार बर्तन के लिए, अरे भाई, बेलनाकार बर्तन के लिए, तो बेलनाकार बर्तन के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीज दी गई है, आर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका 80 सेंटीमीटर, 180 दिया हुआ है, ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। अच्छा बेलन के लिए हो गया। अब हम लोग ठोस के लिए निकालेंगे, लिखेंगे ठोस के लिए। तो ठोस के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, लिखेंगे इसी के नीचे, ओ मच्छर काट काट के बर्बाद कर देगा हमको। अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है, कितना दी गई है जी, अर्धगोले की त्रिज्या तो 60 दिया हुआ है, जिसको हम लोग आर कहते हैं, ये 60 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद शंकु का भी दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या, यानी इसका भी आर जो है आपका 60 ही दिया हुआ है, यानी कि तीनों का जो आर है ना वो एक ही है ना, तीनों का जो आर है एक ही है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या ये भी, इसकी भी त्रिज्या वही है। ठीक है, तीनों की त्रिज्या आर है। अब इसमें ऊंचाई भी दे रखा है शंकु का, शंकु का ऊंचाई जो है आपका 120 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 120 सेंटीमीटर। चलिए जितना भी इसमें ठोस था, जितना भी इसमें बर्तन था, उसका हम लोग क्या कर दिए, तो उसका हम लोग मान को लिख दिए, त्रिज्या और एच को निकाल दिए। अब हम लोग शेष बच्चे पानी का आयतन को निकालेंगे। चलिए यहां से हम लाइन देंगे और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन।
तो शेष बचे पानी का आयतन कैसे बोले थे हम निकालने के लिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और उसमें से हम घटा देंगे ये ठोस वाले आयतन। तो ठोस में क्या क्या है आपका? अर्धगोला है और शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? तो 2/3 पाई आर क्यूब। और इसमें से हम प्लस करके घटाएंगे, है ना, इसको घटाएंगे हम। किसको घटाएंगे? इसमें इसमें हम लोग करेंगे एक ये क्या, शंकु का आयतन को। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको घटा देंगे। अच्छा देखिए, हम बेलन के आयतन में से ठोस के आयतन को घटा रहे हैं। ठीक है, ठोस में क्या क्या है? अर्धगोला है और शंकु है। तो हम यहाँ पे करेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस इन दोनों को। देखिए, ये ब्रैकेट से हटाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। तो ब्रैकेट से जब हटाएंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/3, चूंकि प्लस वाला माइनस हो जाएगा चूंकि ब्रैकेट से हटा रहे हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इन तीनों में हम कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे। कॉमन क्या है आपका? सबसे पहले पाई है तो पाई ले लो। आर तीनों में है, और आर स्क्वायर तीनों में है, तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। लेकिन एच तीनों में नहीं है, इसलिए हम एच को कॉमन नहीं लेंगे। और कुछ कॉमन है? नहीं सर। तो अंदर में क्या बचा? देखो, इसमें से सिर्फ एच बचा। इसमें से अगर देखें तो यहाँ पे क्या बचा? 2/3 बचा, और पाई निकल गया था, आर स्क्वायर निकल गया था, तो एक आर बच गया। यहाँ पर 2 आर निकल गया, एक आर बच गया, माइनस 1/3 यहाँ पे बचा, है ना। और पाई तो पाई आर स्क्वायर निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचा? एच बचा। हम क्या कर रहे हैं? पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को इजी से बनाने के लिए। पाई का मान कितना हो जाएगा? तो 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है? तो 60 × 60 हो जाएगा। और इधर आ जाओ, एच एच का मान कितना है? तो देखिए, एच किसका? एच आपका बेलन का एच। तो बेलन का एच कितना है? 180, है ना। तो 180 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस 2/3। और आर का मान कितना? आर किसका? आर देखना है आपको, तो आर तो सब में बराबर है जी, तो 60 लिख लो। फिर माइनस 1/3 एच। तो 1/3 एच का मान कितना है? किसका एच है? तो ये शंकु का एच है। शंकु का कितना है? 120, तो 120 लिख देंगे यहाँ पर। चलो, अब देखो, जो कटने वाला है उसको काटेंगे हम। तो 22/7 यहाँ लिख दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 छक 36, है ना। एक काम करो ना, सब गुना कर दो यहाँ पर। तो 22 और 6 छक 3600 को, और 3600 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 7900 हो जाएगा। आप लोग गुना करके चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, और इधर आ जाओ 180। और ये देखो, 3 चौके नहीं, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, और ये भी कट जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 40 का 40। चलो, इधर आ जाओ। तो 7900/7, और 180 में से 40 को 2 बार घटा दो, कितना बचेगा? 100 बचेगा, है ना। 100 बचेगा ना, बिल्कुल 100 बचेगा सर। और ये हम लोग किस में ला रहे हैं? ये हमारा सारा का सारा सेंटीमीटर में आ रहा है। अभी हम लोग को मीटर में भी चेंज करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 79200, और ये 100 से जब गुना करेंगे तो 2 और 0 हो जाएगा, और नीचे 7 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर आपका स्क्वायर में आ रहा है ना। सेंटीमीटर, अच्छा आयतन निकाल रहे हैं ना, तो क्यूब में आ रहा है। अब इस क्यूब से हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मीटर क्यूब में करना है। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, मीटर क्यूब में 100 को 3 बार गुना करेंगे, और नीचे से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कहां पे करें? थोड़ा सा ऊपर इसको ले चलते हैं बाबू। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 7 9 2 और के एक जीरो है, 2 4 गो जीरो, तो 4 गो जीरो लगा देंगे। और अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, यानी 3 बार 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आपका मीटर क्यूब में होगा। अब देखो, काटो इसको। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अच्छा, 1 मिनट बाबू, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं ना है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 792, और यहाँ पे 7 को 100 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको चाहो तो इतना में मीटर क्यूब में आंसर लिख सकते हो, और इसको अगर डिवाइड करके लिखना चाहते हो तो डिवाइड करके आप लोग यहाँ पे नीचे लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक का? ऐसे आप लोगों को बना लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कि एक सीधा राजमार्ग, क्या दिया हुआ है? एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर
एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है, तो इस बिंदु तक क्या बोला कि इस बिंदु तक पहुंचने में लगा समय आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे मेरे बच्चा, कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका चित्र बना लो आप लोग। चित्र कैसे बनेगा, तो चित्र जो है आप लोग का यहाँ पे बोला गया कि एक मीनार है, ठीक है। जैसे एक मीनार यहाँ ले लेते हैं भाई, है ना। कलर भी यहाँ पे गलत लिया जा गया है जी आज, कोई बात नहीं, चलो चेंज कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, मीनार है। क्या बोला, राजमार्ग के मीनार के पाद बिंदु तक जाता है ना, एक सीधा राजमार्ग, और मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन पर देख रहा है। तो मान लो कि यहाँ पर एक कोई कार होगा, और यहाँ से जब देख रहा है कोई आदमी शिखर पर से, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसके बाद क्या बोला कि जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चलता है, तो यहां से जो है समान चाल से ये कहां जाता है, मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। और 6 सेकंड बाद ये कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 30 से जो है 60 हो जाता है। यहां भी कितना था, 30 था ना बाबू, यहाँ पे था 30 डिग्री का कोण। लेकिन ये आदमी देखते देखते, यहाँ कोई आदमी होगा और देखते देखते क्या हो गया, इसका जो डिग्री बन गया वो 60 डिग्री का बन गया। इसका जो अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। समझने का प्रयास कीजिए बच्चे, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये जो कार था अभी कहां था खड़ा, यहां पर था, और यहां से आ गया यहां पर कार, ठीक है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इस बिंदु से, मतलब कि इस बिंदु से बात कर रहा है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु में पहुंचने में लगा समय कितना हो गया, ठीक है। यानी 6 सेकंड में यहां से तो यहां पहुंच गया 6 सेकंड में, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसका कितना टाइम लगेगा, ये आप लोगों को बताना। चलिए इसको बताते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं भैया। नामकरण में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, अरे कने चल गया जी, हाँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये आपका हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। लिखेंगे मेरे बच्चे यहां पर कि माना कार द्वारा जो बीसी दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि बी से यहां तक के दूरी तय करने में कितना समय लगा, वो हम यहां पे लिखेंगे मान लेंगे एक्स मान लेंगे, है ना। माना कार द्वारा, अरे भाई अभी मत करो फोन। माना कार द्वारा बीसी दूरी तय करने में लगा समय। नीचे लिख देते हैं ना, करने में, ताकि इधर हम बनाएंगे, करने में लगा समय। क्या मान लेंगे, एक्स सेकेंड मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में ही उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, तथा कार की चाल, क्या लिखेंगे, तथा कार की चाल भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। कार की चाल को हम लोग, कार का चाल नहीं दिया हुआ है, तो कार की चाल को हम लोग क्या मान लेंगे, कि जब हम लगा समय यहां से यहां तक का जो टाइम लगा है जाने में कार का, उसको हम लोग एक्स सेकेंड मान लिए हैं। तो कार की चाल को हम लोग मान लेते हैं वाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड का बात हो रहा है यहाँ पे, किलोमीटर का नहीं बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डीसी की दूरी निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी आखिर कितना था वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डीसी की दूरी, डीसी की दूरी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे बच्चा। तो डीसी की जो दूरी है ये कैसे निकलेगा, डीसी की जो दूरी है ये कैसे निकलेगा, तो डीसी का दूरी, जब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय, क्या होता है, चाल इंटू समय होता है ना। तो चाल कितना है बच्चों, ठीक है, चाल इसमें कितना है, तो बोले सर चाल को हम लोग y मान लिए, तो y मान लेंगे। और बोला है यहाँ पर एक चीज ध्यान से दीजिएगा, समान चाल से चल रही है, कहाँ गया जी, ये अरे देखिए यहाँ पे समान चाल से चल रहा है, तो जो चाल होगा ना, चाहे डी से सी तक और सी से बी तक, दोनों की चाल एक ही होगी, ध्यान दीजिएगा। और समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, तो 6 वाई हो जाएगा। डीसी की दूरी कितना हो गया, 6 वाई हो गया। ठीक है, डीसी की वाई कितना हो गया, दूरी कितना हो गया, 6 वाई हो गया। उसी के बाद हम लोग डीसी की दूरी है, तो अब बीसी की दूरी भी निकाल लेते हैं हम लोग, देखेंगे बीसी की दूरी। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, चाल इंटू समय, है ना। तो चाल कितना है यहाँ पर, तो चाल इसका कितना हो जाएगा, अच्छा इसका भी हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं, चाल इंटू समय। तो बीसी का भी चाल वही रहेगा वाई, और समय इसमें कितना लगा था सर, समय नहीं पता है,
जो बीसी में जो समय लगा था उसको हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स मान लो यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स माने थे तो एक्स लिख लो, तो एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, एक्स वाई मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इतना लिख लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, समकोण त्रिभुज में लेके चलना है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा कर देते हैं भाई, और इसका हम लोग हो इसको उठा करके हम यहाँ पे कर देते हैं, क्वेश्चन को अब नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन दे देंगे और दोनों समकोण त्रिभुज में एक एक करके लेंगे। सबसे पहले कौन सा समकोण त्रिभुज में ले, इनमें अगर हम देखें तो समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले लेते हैं एबीसी में, बड़ा छोटा वाला में, एबीसी 60 डिग्री वाला में, ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। काफी लॉन्ग वीडियो बन जा रहा है मेरे बच्चे, बहुत ही लंबा वीडियो बन जा रहा है ये, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, जल्दी ही खत्म कर देंगे, 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो टेन थीटा लेके चलेंगे, चूंकि लंब और आधार लेके चलना है, तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 है ना जी, 60 है ना, तो 60 ना लिखेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, एबी बटा बीसी, एबी बटा बीसी। अब टेन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। एबी का मान कितना है तो सर नहीं पता है, ठीक है, एबी का मान नहीं पता है, तो एबी की जगह में हम एबी लिख देंगे, और बीसी का जगह में कितना लिखेंगे, तो बीसी की दूरी जो है आप लोग को एक्स वाई दिए थे आप लोग, है ना, एक्स वाई निकला था, हाँ सर यही निकला था। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे मेरे बच्चे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एबी को 1 से गुना करेंगे एबी हो जाएगा, और एक्स वाई को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः पुनः जो समकोण त्रिभुज कौन वाला में लेंगे, अबर ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें अगर हम लेंगे तो इसमें भी क्या होगा, लंब और आधार होगा, तो इसमें भी टेन थीटा लेना पड़ेगा और टेन 30 डिग्री का मान लेना होगा, क्योंकि 30 डिग्री है यहाँ पर। उसके बाद इसका लंब कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, और इसका आधार कितना हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी डी। तो टेन 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होता है, बराबर ए बी का मान की जगह में हम ए बी लिख देंगे, और बी डी के मान की जगह में ध्यान दीजिएगा, बी डी के मान की जगह में हम लोग सी से डी तक की दूरी और डी सी बी से सी तक की दूरी को हम लोग को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बी डी को हम लोग सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो सी डी की दूरी कितना है, तो सी डी की दूरी 6y है, और आपका बीसी की दूरी कितना है, तो बीसी की दूरी जो है x प्लस वाई है, सॉरी एक्स वाई है, इतना लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करने पे तो हो जाएगा इसका अंडर रूट 3 ए बी इधर उधर, और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक का, बोले नहीं सर, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अच्छा रुको 1 मिनट, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ेगा, इसको समीकरण 2 मत मानो। इसमें क्या करो, ए बी को ए बी रहने दो, और यहाँ पे 6y प्लस एक्स वाई और बट्टा में अंडर रूट 3 कर दो, ठीक है। अब ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट और लेफ्ट बराबर है मेरे बच्चे, तो राइट और राइट बराबर होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ गुरुजी हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट और लेफ्ट बराबर है तो राइट और राइट भी बराबर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं और यहाँ पे हम जगह बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लाइन देंगे मोहब्बत वाला हाँ देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो गया तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा, तो राइट राइट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 एक्स वाई, और इधर का राइट हम लिख देंगे 6y प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो देखो एक्स वाई वाले एक्स वाली वाई के साथ हम ले चलेंगे, है ना, या फिर एक काम करो ना, अच्छा बटा में अंडर रूट 3 छोड़ ही दिए थे, अब क्रॉस मल्टीपल कर दो बच्चा, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 एक्स वाई से गुना करके कितना हो जाएगा, तो 3xy हो जाएगा। बोले सर कैसे सर, अरे बाबू अंडर रूट 3 गुना करते ओनली 3 होता है कि नहीं, बोले हाँ सर। उसके बाद 6y प्लस एक्स वाई, एक जात वाला को एक जात के साथ कर देंगे तो 3xy, और ये एक्स वाई प्लस में इधर आके आपका माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, बराबर में 6y, 3xy में से एक्स वाई घटा देंगे तो 2xy बचेगा, और बराबर में यहाँ 6y, y से y कट गया, y से y कट गया तो 2x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो 3 सेकेंड इसका उत्तर हो गया बच्चों।
ठीक है, एक्स का मान ही ना लिए थे हम लोग। माने क्या थे हम लोग कि बीसी की दूरी में जो तय करने में लगा समय हम लोग x सेकंड माने थे। तो और जो हमारे x का मान निकल गया 3, तो 3 सेकंड लगेगा। यानी b से c तक की दूरी, यानी कि देखो d से c तक का कार जब आया था तो 6 सेकंड लगा था, और c से b तक का जब आएगा तो कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक आप लोग का वृत्त ले लो यहां पर भाई। ठीक है, ये वृत्त हो गया, और वृत्त पर क्या बोला, किसी बाह्य बिंदु से, मान लो कोई एक बाह्य बिंदु होगा जिसका नाम हम दे देते हैं P। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, जिसका हम नाम क्या कर देते हैं, P दे देते हैं, या फिर A दे दो, जो आपको अच्छा है लगे, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर P ही दे, आप A दे दो भाई। ठीक है, और इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, और एक और स्पर्श रेखा, अरे भाई रुको, एक और स्पर्श रेखा यहां पर हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखा द्वारा खींची गई जो बीच का कोण है ना, सॉरी कहा, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा क्या करती है, केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। यानी कि केंद्र पर जो यहां से कोण बन रहा है मेरे बच्चे, कौन कौन, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ए से जो स्पर्श रेखा, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, पी दे देते हैं, ए से पी स्पर्श रेखा और ए से क्यू आपका स्पर्श रेखा, यहाँ पे ओ हो गया। और आपको क्या सिद्ध करना है, कोण ए और सॉरी कोण ए और कोण ओ दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है। संपूरक का ही मतलब होता है 180 डिग्री। चलिए अब इसको बनाते हैं, लिखेंगे माना ओ केंद्र वाले, क्या लिखेंगे, माना ओ केंद्र वाले, अरे भैया रुक ना, माना ओ केंद्र वाले बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, क्या क्या है बच्चों, AP और AQ है, AP तथा AQ है। ठीक है, सिद्ध करना है, अब यहां से हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, ये क्वेश्चन आप लोग को हम बता चुके हैं, अब ही हम आपको एक वीडियो में बताए थे ये वाला। ठीक है, जस्ट हम 1 या 2 दिन पहले, है ना। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण PAQ प्लस कोण POQ जो है ये क्या है, 180 डिग्री है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज को आपको सिद्ध करना है। अब यहां से हम लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग ये चीज लेंगे कि जो स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, क्या होती है, जो स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली रेखा होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, चलो, तो जब स्पर्श बिंदु पर लंब होती है मतलब ये बोल रहा है कि स्पर्श रेखा से जो केंद्र से जो त्रिज्या खींची जाती है वहां पे ये लंब होता है, यानी कि ये 90 डिग्री होता है। यानी कोण P और कोण Q जो होता है 90 डिग्री होता है। यानी कि कोण APQ, सॉरी कोण APO बराबर 90 डिग्री, और कोण AQO ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण, सॉरी दोनों का हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे
कि एक चतुर्भुज ये बन रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग अब चतुर्भुज एपीओक्यू में, एपीओक्यू में, है ना, इनमें अगर हम देखें तो चतुर्भुज के चारों कोण को अगर हम मिला देते हैं मेरे बच्चे, तो आपका कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हम यहां लिखेंगे कोण एपीओ प्लस कोण एक्यूओ प्लस कोण, देखो एपीओ यानी इस कोण का बात, और एक्यूओ ये कोण हो गया, दो कोण जोड़ दिए, अब तीसरा कोण कौन जोड़ दे? तो पीओक्यू, है ना, पीओ सॉरी पी ए क्यू, हाँ पी ए क्यू, पी ए क्यू, और फिर ये वाला कौन भी जुड़ गया, ये दोनों तो ऑलरेडी जुड़ गया था, अब ओ वाला जोड़ो, पी ओ क्यू प्लस कौन पी ओ क्यू। यानी कि चारों कोनों को मिला करके कितना डिग्री का होना चाहिए? 360 डिग्री का होना चाहिए। तो ए पी ओ का मान कितना डिग्री दिया हुआ? 90 डिग्री। देखिए यहां से ए क्यू का मान कितना दिया? 90 डिग्री। और ए पी ए क्यू ये नहीं दिया हुआ है, और पी ओ क्यू ये भी नहीं दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 360। 90 90 180 प्लस कोण पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360। ये 180 जो है इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा। तो पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360 में से 180 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी ए क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर दोनों 360 में 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180। और आपको इसी चीज को सिद्ध करना था। क्या करना था? इसी चीज को सिद्ध करना था। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया मेरे बच्चे। ये क्या हो गया आप लोगों का? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर क्या बोला गया है? सर्व समीका दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया है? सर्व समीका दिया गया है। और इस सर्व समीका को आप लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कोस ए प्लस माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक ए माइनस टेन ए होता है। ये चीज आप लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, है ना, इसका प्रयोग करना है। और ये जो लेफ्ट साइड है राइट साइड को बराबर करना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एलएचएस लेने पर। तो एलएचएस आपका क्या है बच्चों? तो ये एलएचएस जो है ध्यान दीजिएगा, साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 और बटा में है आपका साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग ले लिए। अच्छा अब क्या करेंगे? इनमें से जो एलएचएस लिए हैं इसमें हम क्या करेंगे? सभी को ना कोस से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे कोस ए से भाग देने पर, भाग देने पर हम क्या करेंगे? सभी को हम कोस ए से भाग दे देंगे। इसको हम दूसरे कलर में लिख देते हैं। जब सभी को हम कोस ए से भाग दे देंगे तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा? साइन ए बटा कोस ए माइनस कोस ए बटा कोस ए और प्लस में 1 बटा कोस ए और मेन बटा हो जाएगा नीचे। और इस ये भी डिवाइड होगा तो साइन ए बटा कोस ए प्लस में हो जाएगा कोस ए बटा कोस ए और माइनस में हो जाएगा 1 बटा कोस ए। चलिए हम क्या किए? सभी को डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने पे साइन बटा कोस बराबर क्या होता है बच्चा? तो साइन बटा कोस बराबर क्या होता है? तो टेन ए, है ना। और कोस ए बटा कोस ए को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1 बटा कोस ए अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक ए। चलो ऊपर का काम हो गया, नीचे मेन बटा देंगे। इधर आ जाओ, साइन बटा कोस बराबर क्या होता है? टेन ए और प्लस कोस ए बराबर बटा कोस ए क्या होता है? 1 और 1 बटा कोस ए बराबर क्या होता है? सेक ए। चलो यहां तक का काम क्लियर। मतलब हम लोग एलएचएस लिए और सभी को कोस ए से डिवाइड किए। और आप लोगों को पता है साइन बटा कोस क्या होता है? 10 होता है। कोस बटा कोस क्या होता है? कोस कोस कट जाएगा 1 हो जाएगा। 1 बटा कोस क्या होता है? सेक ए होता है। तो ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। अब यहां करने के बाद, इस चीज को करने के बाद यहां ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहां पे ध्यान देना आप लोगों को। क्या देना है? कि 10a माइनस ऊपर वाला सेम उतार देंगे हम। ऊपर वाला क्या करेंगे? सेम उतार देंगे। और नीचे जो मेन बटा है ना, यहां देखिए हम क्या करेंगे? 10a लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे। सेक को चेंज करेंगे मेरे बच्चा।
सेक को चेंज करेंगे, सेक को क्या करेंगे यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेक को चेंज अगर हम करते हैं तो माइनस सेक लाने के लिए हम लोग क्या करें, अच्छा सॉरी सॉरी सेक के मत चेंज करो, यहाँ वन को चेंज करो यहाँ जी, सेक को सेक रहने दो यहाँ पर, सेक है, सॉरी यहाँ सेक को क्यों चेंज करेंगे हम लोग, वन ना चेंज करना था हम लोगों को। हाँ तो देखो वन को अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस में माइनस वन को चेंज करते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये देखिए इसका प्रयोग करने बोल रहा है, इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, टेन स्क्वायर ए, सॉरी माइनस में टेन स्क्वायर ए। चलिए यहां तक आप लोग कर दिए, अब यहाँ पे लाइन दीजिए और यहाँ बनाइए आप लोग। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, ऊपर वाला सेम का सेम ही उतार दे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला का टेन ए माइनस, हम लोग का प्रूव क्या करना है, ये करना है वन बटा सेक ए माइनस टेन ए, इसी को प्रूव करना है, कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो टेन ए माइनस एक प्लस सेक ए, और नीचे बटा दो मेन बटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टेन ए है और सेक ए है इसको यहीं पे रह दो। ठीक है, टेन ए प्लस सेक ए ए इसको यहीं रहने दो। ठीक है, अच्छा एक मिनट जी, यहाँ पे सेक ए माइनस में था ना, तो यहाँ माइनस ना लेंगे हम लोग, यही देख रहे भाई कि माइनस में होगा, हाँ तो माइनस सेक ए इसको यहीं पे रहने दो, और इसको चेंज करो, देखो ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी यानी कि सेक a माइनस प्लस पहले लिखो और टेन ए, ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, क्या होगा इंटू ए माइनस बी, तो सेक a माइनस टेन ए। कैसे समझ में आया, बोले सर नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। अरे बाबू सेक स्क्वायर है, इसको ध्यान दो, सेक स्क्वायर है और माइनस टेन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऐसे में हम लोग तोड़ दिए इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन बटा देंगे और ऊपर का सेम यही रहने देंगे, टेन ए माइनस, अरे भाई टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए, ऊपर का सेम रहने देंगे। इधर आ जाइए, इसमें हम चेंज करेंगे मेरे बच्चा, इसमें क्या चेंज करेंगे कि इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर इन दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अच्छा इसको हम चेंज कर दो, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे सेक ए को पहले लिख दो, लिखेंगे सेक ए माइनस में, और ये जो माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं मेरे बच्चा, ठीक है, अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो ये टेन जो है प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टेन है। चलो अब कॉमन लेंगे, अब कॉमन लेने में मजा आएगा। ठीक है, टेन है, और यहाँ पे जो है उसको सेम का सेम लिख दो, क्या लिखेंगे सेक ए प्लस टेन है, और ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन है। ठीक है, अरे भाई देखो एक ही बार हम बता रहे बच्चों यहाँ पर सारा क्वेश्चन, तो लग रहा होगा भारी आप लोग को, अब नहीं पढ़ेंगे एक एक बार सभी चीज पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ी होगा, अभी आप लोग नोट कर लो और रिवीजन करते रहना। ठीक, देखो यहाँ पर अब इनमें कॉमन लेंगे हम, ऊपर में नीचे में कॉमन लेंगे, देखो सेक ए माइनस टेन है यहाँ पर है और प्लस है और ये इंटू में है, तो हम ये वाला और ये वाला दोनों को कॉमन ले लेंगे, बीच में देखो ध्यान देना प्लस है बाबू। ठीक है, और ये अलग पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, दोनों में हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे हम, तो कॉमन लेंगे हम यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला का सेम को सेम रहने दो, टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए, और नीचे वाले को हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए, इसको कॉमन ले लो। ठीक है, हाँ इसको कॉमन अगर लेते हैं हम यहाँ पर तो क्या बच जाता है यहाँ पर, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ बचा आप लोगों का, ध्यान देना इसमें हम पूरा कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ पे वन बचा होगा। ठीक है, वन बचा होगा, देखो इनमें ये फर्स्ट पार्ट ये सेकेंड पार्ट, इसमें पहला वाला पूरा पार्ट को हम उठा लिए तो क्या बचा होगा, वन बचा होगा। ठीक है, वन किस में बचा होगा, माइनस में बचा होगा, है ना, माइनस नहीं लेंगे कॉमन। ठीक है, माइनस में बचा होगा, ध्यान दे दीजिए सेक ए माइनस टेन ए को हम पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा होगा, वन बचा होगा, और प्लस इन दोनों में हम ये वाला को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा होगा, सेक ए प्लस टेन ए,
और देखो यहाँ पर माइनस में एक, प्लस में से एक है, और प्लस में 10 है, दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1/sec a-10 है। क्या इसी को प्रूव करना था? बोले हाँ सर गुरुजी इसी को प्रूव करना था, और ये हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेन है बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल को करने के बाद फिर एक सवाल और बच जाएगा, और हम लोग फिर इस वीडियो को यहीं पे लेक्चर को खत्म कर देंगे। क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO और CO बटा OD को दर्शाइए। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके विकर्ण बनाएंगे। ये पहला विकर्ण, और ये आपका दूसरा विकर्ण। ठीक है, सबका नामकरण कर देते हैं। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C और ये D, और ये बीच में हो गया O, है ना। चल, अरे यार क्या फंस गया दांत में। हाँ, क्या बोला है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण क्या है, परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कर दे रही है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद के एओ बटा बीओ, एओ बटा बीओ और सीओ बटा ओडी, सीओ ओडी, ये चीज को आपको क्या करना है, दिया हुआ है, और आपको सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज। तो एबीसीडी समलंब चतुर्भुज आप कब बोलोगे, जब इसके इसके जो ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा, ठीक है, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा को अगर आप समांतर कर देंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे यहां दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया है मेरे बच्चे, कि चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बिंदु O पर, बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस प्रतिच्छेद करती है कि, किस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, ऐसा प्रतिच्छेद करती है कि AO बटा BO और CO बटा DO OD, ये चीज को प्रूव करना, सॉरी ये चीज दिया हुआ है। अब आपको क्या करेंगे, सिद्ध करना है, यहां से लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है मेरे बच्चे, तो हम आप लोग को बताएं कि अगर एक चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज आपको सिद्ध करना है, तो इसमें क्या होगा कि ये चीज को आपको, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, AB और CD को आप लोग को क्या करना है, समांतर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समलंब, यही सिद्ध करना है ना, समलंब चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए, अब यहां से हम लेंगे बच्चा रचना, क्या करेंगे यहाँ पे, रचना लेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक के हम लोग क्या करेंगे, एक रचना ले लेंगे। ठीक है, और रचना कैसे लेंगे, तो किसका पैरेलल लेंगे, तो C से D तक का, C से D तक का पैरेलल में हम लोग को एक रचना ले लेंगे, यहां पर रचना ले लिया हम लोग। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं, E नाम दे देते हैं। यानी कि रचना जो हम लोग किए, C से D का समांतर हम लोग EO एक रचना खींचे। तो यहां पे हम लिखेंगे रचना में कि EO का पैरेलल CD खींचा, खींच लिए हम लोग। चले, अब ये हम लोग रचना भी कर लिए। अब हम लोग यहां से लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ACD देखो ACD इस त्रिभुज का बात किया जा रहा है। ठीक है, ACD में, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो AO EO और CD क्या है, समांतर है, ये रचना से है ना, लिखेंगे EO कॉमा देके EO पैरेलल DC, ये दोनों क्या है, समांतर है। और जब समांतर है मेरे बच्चा, समांतर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश 6.1 से AE बटा ED AO बटा OC लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोले हाँ सर लिख सकते हैं।
तो लिखेंगे AO बटा OC, क्या लिखेंगे AO बटा OC, देख लीजिए AO बटा OC लिख सकते हैं, और यहाँ पे AE बटा ED है ना, तो लिखेंगे बराबर में करके AE बटा ED। कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा प्रमेय 6.1 आप लोग को, कि जब इस तरीके का त्रिभुज रहे और ये वाला रेखा और ये वाला रेखा अगर पैरेलल रहे, समांतर रहे, तो हम इसको भुजाओं को अनुपातिक में लिख सकते हैं। ये कैसे लिख रहे हैं, तो प्रमेय 6.1 से। चलो यहां तक का दिक्कत नहीं सर, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा इसको हटाओ पहले और समीकरण 1 मान करके लिखेंगे, समीकरण 1 प्रमेय 6.1 से। चलो ये हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे परंतु दिया है, क्या लिखेंगे, परंतु दिया है, क्या दिया है भैया, तो ये चीज दिया हुआ है कि AO बटा BO, AO बटा BO और CO बटा DO, ये चीज आप लोग का दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है ना, बोले हाँ सर दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है। OD लिखो या DO लिखो, बात बराबर है, OD लिख दो यहाँ पर। चलो अब यहाँ पे जब दोनों दिया हुआ है, जब दोनों दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AO के CO के बराबर है और BO OD के बराबर है, बोले हाँ सर लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे हम AO जो है बटा में हम CO लिख देंगे और BO का बटा में हम क्या लिख देंगे, OD लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम देखो ये इनटू में इधर आके डिवाइड में हो सकता है, ये डिवाइड में उधर जाके इनटू में हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम लोग लिख लिया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें मेरे बच्चा, तो देखिए लेफ्ट और लेफ्ट बराबर है, देखो AO बटा OC यानी CO जो भी बोलो है यहाँ पे AO बटा OC और यहाँ पे AO बटा OC है ना, ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट राइट में हम लोग बराबर कर देते हैं, क्या करेंगे AE बटा ED और बराबर में BO बटा OD, ये चीज हम लोग क्या कर दिए, समीकरण 1 और 2 से बराबर कर दिए। अब अगर हम देखें मेरे बच्चे, अब अगर हम देखें त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ध्यान से देखो, त्रिभुज ABD कहाँ गया, ABD इस त्रिभुज का बात कर रहा है। अगर हम इस त्रिभुज में अगर हम देखें, तो जब हम ये भुजा अनुपातिक हो गया है, कैसे भुजा हो गया अनुपातिक, AB बटा सॉरी AE बटा ED, AE बटा ED और BO बटा OD, BO बटा OD, ये चीज को हम अगर अनुपातिक में लिख दिए, ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय 6.1 के विलोम से है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा कहता है कि ये दोनों भुजा क्या होगी, समांतर होगी, है ना, ये भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 6.1 के विलोम से, या 6.2 से भी बोल सकते हैं क्योंकि उसी को उल्टा है, विलोम से, कि जब भुजाएं अनुपातिक है, तो जब भुजाएं अनुपातिक है तो हमारा क्या होगा, ये जो जो तीसरी भुजा है वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे EO का समांतर आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, है ना, और ये चीज हो गया। उसके बाद ये भी भुजा आपका समांतर हो गया, और जब EO और AB समांतर है और रचना से EO और DC भी समांतर था, EO जो था ये किसका समांतर था, DC का समांतर था, तो आपस में क्या हुआ, तीनों पैरेलल हो गया, क्या बराबर पैरेलल हो गया, AB पैरेलल, EO पैरेलल और DC पैरेलल, है ना। देखो ध्यान से देखो, समझना बात को यहाँ पर, जब EO AB का पैरेलल है, EO जो है AB का पैरेलल मतलब समांतर है, और EO जो है CD का भी पैरेलल है, तो आपस में क्या हुआ, AB और DC भी पैरेलल हो जाएगा, AB और DC भी जो हो जाएगा, CD हो जाएगा, जो भी बोलो यहाँ पे DC जो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये आप लोग का प्रूफ हो गया, क्लियर है। अब चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं इस लेक्चर का, और काफी लंबा लेक्चर हो चुका है, मे भी हमको लगता है बहुत लंबा, बहुत लंबा है भैया, हाँ ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। चलिए आइए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। क्या बोला कि एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर हो जाती हुई कार्य की संख्या के नोट की है, उन्हें नीचे दिए गए सारणी में व्यक्त किया गया है। सारणी में दिया गया 3 मिनट में अंतराल में स्थान में जाने वाले कार्यों से संबंधित बहुलक ज्ञात करना है। चलो इसमें क्या करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। इसको हटाते भाई, हट जा तू, हट जा। इसमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाना पड़ता है, और 2 कॉलम हमारा पहले से बना रखा हुआ है, ठीक है, आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल का है,
ये क्या है, CI का है और ये आपका फ्रीक्वेंसी F का दिया हुआ है। ठीक है, बहुलक में बस 2 ही कॉलम बनता है। अब इसमें बहुलक के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे बहुलक बहुलक के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है मेरे बच्चा। ठीक है, तो बहुलक के लिए जरूरत पड़ता है हमारा L। ठीक है, पहले बहुलक का सूत्र लिख लो यहाँ पर। बहुलक बहुलक का जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, L चाहिए भाई, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और फिर H चाहिए। इतने सारे चीजें हमें चाहिए। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। L कैसे निकलेगा, L से पहले आपको F1 ढूंढने की जरूरत है। और F1 कौन होता है, जो सबसे बड़ा होता है। जो सबसे बड़ा यहाँ पे देखना है फ्रीक्वेंसी में कौन है, तो 20 है, तो ये आपका F1 हो गया। और F1 के ऊपर जस्ट क्या होता है, F0 होता है। और F1 के जस्ट नीचे क्या होता है, F2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा F1 F2 F0 निकल गया। तो जो जो निकला उसको हम लोग लिख लेते हैं। F1 कितना हो गया 20, F0 कितना हो गया 12 और F2 कितना हो गया 11। चलो ये हो गया। अब देखना है जो सबसे बड़ा है, जो यहाँ पे F1 है, F1 के सीधी वाला रेखा या बारंबारता वर्ग हो जाएगा। ये वाला जो सॉरी ये वाला जो रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारंबारता वर्ग हो जाएगा। और इसका सबसे निम्न सीमा आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो निम्न सीमा कितना है, 40 है। क्लियर है। अब उसके बाद H चाहिए, और H कैसे निकलता है, तो डिफरेंस देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये आपका क्या है, H है। तो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बैठाओ मान और मान निकालो। L का मान कितना है, 40 है, प्लस F1 का मान कितना है, 20 है, और F0 का मान कितना है, F0 का 12 है। नीचे बट्टा में आ जाओ, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, और माइनस F0 कितना है, 12 है, माइनस F2 कितना है, 11 है, और इंटू H कितना है, 10 है। चलो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा, है ना। और 8 को 10 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 40, माइनस 12 और 11, 11 12 11 दूनी 22, 27, 23 हो जाएगा। चलो तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 80 बटा 40 में से 27 घटा दो बाबू, कितना बचेगा, तो 17 बचेगा। 17 नहीं बचेगा, हाँ सर 17 बचेगा। अब 80 में से 17 को डिवाइड करो और 40 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनाए जी, जगह नहीं बनता है यहाँ। चलो इसको, चलो यहीं पे बना देते हैं इधर। ठीक है, लिखेंगे 40 प्लस 80 को 17 से डिवाइड करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, रुको हम मोबाइल में कर दे रहे हैं। ठीक, 80 बटा 17 तो हो जाएगा 4.70, 4.70, और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 44.7, 44.7 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44 पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। सही जा रहे हैं ना, सही जोड़े है ना। देखो 20 में 12 घटा 8 बचा 8 दें 80। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, 12, ठीक है। तो ये आप लोग का उत्तर हो गया। और आज हम लोगों ने आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, जो भी मॉडल पेपर आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया था। और आप लोगों को लगातार हर दिन शाम में 7 बजे लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चलती है, आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। और अगर पीडीएफ अगर इस सारे का प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन है मिशन टू वाले सर, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उसमें जरूर जुड़ जाएंगे, मिशन टू वाले सर के नाम से है। ठीक है, उसमें जरूर जुड़ेंगे। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच, है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, महिला मित्र, पुरुष मित्र, सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।